लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, अब मैं आपको जो भी मैं चीज़ें समझाने वाली हूँ उनको आप रियल लाइफ से रिलेट करते चलना, समझते चलना, आपको चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मान के चलो जो भी मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगी वो सिचुएशन को डेली लाइफ से रिलेट करना। ओके, सो मानो आपके पास मिल्क है। ठीक है, अभी आपके पास मिल्कमैन दूध दे के गया लेकिन आप गलती से उसे गर्म करना भूल गए और आपने गर्मियों में उस दूध को बाहर छोड़ दिया किचन के अंदर। क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो खराब हो लेगा। ठीक है, अगर आपके पास मानो कोई आयरन है, कोई तवा है, कोई पैन है, कोई नेल है, यानी कि कोई लोहे का कोई सामान है जिसको आपने ह्यूमन एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर जंग लग जाएगा। ठीक है, मानो आपके पास ना मेहमान आए हैं, वो घर में लेके आए हैं आपके पास कुछ ना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह। ठीक है, अब गर्मियों के टाइम पे आपने क्या किया, उन चीज़ों को बाहर छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ग्रेप्स आपके जो भी है वो सड़ जाएंगे, यानी कि उनके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपने जैसे खाना बनाया है, पहले तो मम्मी ने सोचा भाई क्या बनाना, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद खाना बन के रेडी हो गया, तो वो भी क्या एक तरीके से वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि फूड आपने जो खाया है अब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। क्लियर, डाइजेशन जैसे होगा उसके बाद आपका फूड एब्जॉर्ब होगा, फिर आपको अच्छे से एनर्जी मिलने वाली है। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल दिए, लाइक आपके पास मिल्क था, ठीक है, आयरन तवा पैन नेल ये सब थे, उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ जो पहले चीज़ थी अब बाद में कुछ डिफरेंट ही प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही ये होता है हमारे पास पहले कुछ और चीज़ थी, बाद में उसकी आपने हालात बदल दिए, है ना। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन के आ गया। जैसे कि आपके पास ग्रेप्स थे, फूड जो भी आपने जो खाया है ना, वो फिर डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो रहा है, जो चीज़ें थी पहले अब वो कुछ न्यूली फॉर्म बन के आ गई हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ऊपर सिचुएशन पढ़ाई उसमें हमने क्या देखा भाई, किसी ना किसी चीज़ का नेचर या फिर आइडेंटिटी, इनिशियल सब्सटेंस की एग्जाम्पल आपके पास है ग्रेप्स, इसको आप इमेजिन करो, वो पहले कुछ और थे लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हम क्लास 9th में 2 चेंज पढ़ के आए थे, नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, यानी कि मेरे पास कुछ नया प्रोडक्ट बन के नहीं आता। एग्जाम्पल मान के चलो आपके पास पेपर है, आप पेपर को कट कर रहे हो, वैसे थोड़ी ना पेपर को आप कट करोगे उसके बाद पेपर का कुछ डिफरेंट ही कुछ नमूना बनेगा, नहीं। ठीक है, और केमिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, यानी कि आपके जो ग्रेप्स थे, जो आपके फ्रूट्स थे, किसी चीज को लगा लो, आपके पास तवा हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, वो बाद में चीजें क्या हो गई, किसी के अंदर रस्टिंग हो गई, कोई खराब हो गया, किसी के अंदर फर्मेंटेशन, इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हमारे पास आया है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमारे पास केमिकल चेंज होगा समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने आपको बता दी कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी जिसके भी अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएगा उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन बोलोगे। क्लियर, अब आगे देखते हैं। यू मे परहैप्स बी वंडर्ड एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अब आप सोचते होंगे कि अच्छा ये अगर केमिकल रिएक्शन, रियल में क्या केमिकल रिएक्शन होगी, उसकी अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम पता लगाएं कि भाई क्या क्या हमारे पास एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें पता लगेगा क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। यू में परहैप्स भी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम जैसे कि सोचते होंगे भाई रियल में क्या केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, तो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो हमारा काम क्या होता है, रिएक्शंस में कुछ ना कुछ जलाना, कुछ ना कुछ जला के कुछ नया प्रोडक्ट बनाना। सो सेम हम वही करने वाले हैं, लैब के अंदर एंट्री मारने वाले हैं। ठीक है, सो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन हो गया, मान लो ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको स्वाहा करना है, इसको जलाना है। अब जलाने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल उस प्रोडक्ट का नाम याद कर लो अभी से, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब सुनो, आपके पास एक था मैग्नीशियम रिबन, एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, क्या बना दिया उसने, MgO। क्लियर, यानी कि मेरे पास पहले 2 चीजें थी, क्या क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ उनके अंदर, तो मेरे पास क्या बना, एक वाइट कलर का सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज जानो, हमारे पास यहाँ बोला है
कि आपके पास जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसको पहले क्लीन कर लो। मतलब ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है जिसको बोलते हैं हमारे पास ऑक्साइड की लेयर। भाई क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अब उसके ऊपर वो एक कोटिंग बना लेगी जिसकी वजह से उसको वो अच्छे से जल नहीं पाता, मैग्नीशियम रिबन अच्छे से कंबस्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें उसे पहले ना एक तरीके से साफ कर लेना है सैंड पेपर के थ्रू, ताकि जितनी भी जो तुम्हारी जो ऑक्सीजन वहाँ पे जमी हो वो सारी की सारी वहाँ से रिमूव हो जाए। अब जैसे ही आपने काम कर लिया, उसके बाद इसको ले आओ टोंग के जरिए, उसको पकड़ो मैग्नीशियम रिबन को, फिर आप उसको बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जिसको आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब आप जलाते हो ना, तो आपके पास से येलो येलो सी एक तरीके से फ्लेम दिख रही होगी। इस फ्लेम को बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक मस्त वाली फ्लेम दिखती है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सुनो, हमारे पास क्या मैग्नीशियम रिबन को हमने जैसे ही बर्न किया तो उसके अंदर एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली। ठीक है, जो कि आगे जाके व्हाइट पाउडर जिसने आगे फॉर्म किया। ठीक है, हम सभी पढ़ के आए हैं। तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन हुई बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। इसमें हमें क्या करना है भाई? आपको ना लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट क्या है? PbNO3। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? पोटेशियम आयोडाइड। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, पहले उसके अंदर डाल दिया लेड नाइट्रेट, देन आपने उसमें ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। अब आपने क्या किया? एक तरीके से चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा? कुछ अलग ही सिस्टम बनने वाला है, कुछ अलग ही चीज़ें बनेगी। तुम्हारे पास बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद करोगे, जो लेड आयोडाइड होता है वो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट दिखता है। मतलब मानो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, नीचे क्या बैठा है? एक येलो येलो कलर का सब्सटेंस, बाकी ऊपर क्या है? पानी पानी। यानी जो चीज़ें नीचे जम गई, प्रेसिपिटेट हो गई, जो जो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, उस चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो लेड आयोडाइड निकल के आता है वो हमारे पास क्या है? येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, सो एक्टिविटी 1.1 में भी हमने क्या देखा भाई? मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, कुछ न्यू प्रोडक्ट बना दिया। सेम यहाँ पे भी लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट किया पोटेशियम के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, वहाँ पे कुछ डिफरेंट ही चीज़ें बना दी। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर हमें क्या करना है? सुनो, हमारे पास जिंक ग्रेनुल्स लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर एक एसिड डालना है, एसिड का नाम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अब आप जैसे ही रिएक्ट करवाओगे तो आप क्या देखोगे भाई? जो आपके पास जो ये जिंक है ना, उसके साथ आपने क्या डाल दिया? तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो या फिर H2SO4 डाल लो। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसे ही जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, कोई भी एसिड डालो, ठीक है, एंड में क्या रिलीज होगा? आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर? तो हमें ये जो जो एक्टिविटी है इसको अच्छे से करनी, क्योंकि इसके अंदर एसिड है। तो याद रखना, आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, फिर आप HCl यूज कर लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो। क्लियर? एंड में क्या गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। तो अब मैंने आपको जो जितनी भी मैंने जो एक्टिविटी बताई, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, तीनों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हमारे पास वहाँ पे हो रही थी। अब हम कैसे पहचाने कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही थी? सुन लो जरा। सबसे पहले चेंज इन स्टेट हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया हो। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस आपके पास। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। अभी आपने स्टेट के बारे में समझ गए, कलर चेंज हो गया, हो सकता है पहले येलो कलर का सोल्यूशन हो, बाद में ब्लू हो गया हो। एग्जाम्पल आगे आएगा भी आपके पास। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ देखो आपने अभी आपने गैस रिलीज की थी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकली थी। देन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है ना, बेसिकली अब जैसे कि आप यहाँ पे जो आपने की थी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, एसिड को आपने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, तो जब आप इस फ्लास्क को छू के देखोगे तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला भाई? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शंस हमारे पास हुई हैं। तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जिसको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो सुनो, हमने क्या देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मैंने इतनी सारी तुम्हें बोला भाई, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन लेके आओ, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, इतने ज़्यादा तुम कहाँ टाइम वेस्ट करने वाले हो? तो इससे बेटर क्या है, हम उसे एक तरीके से हम कुछ ना कुछ उसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, कुछ ना कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। हमारे पास वर्ड इक्वेशन आई, जो मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम लिया देन ऑक्साइड ऑक्सीजन लिया। ठीक है,
फिर क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। अब एक चीज याद करो, जो बेटा हमारे पास रिएक्शन से पहले जो चीजें थी, ठीक है, जैसे कि आपके पास ग्रेप्स थे, तो वो क्या थे, रिएक्टेंट, किसके साथ रिएक्ट किए थे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किए थे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्शन से पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन योर रिएक्टेंट, ठीक है। और जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। तो याद रखना, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज जिसके अंदर हो रहा है स्टार्टिंग में, उसको आप बोलोगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बन के आया है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलोगे प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास ना लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, रिएक्टेंट रखेंगे। तो रिएक्टेंट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। और प्रोडक्ट्स को कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। वहां पे भी साइन लगा सकते हैं प्लस का, आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। अब ये जो एरो है हमारे पास, ये एरो से पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है फिर बैकवर्ड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया भाई, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि हम कुछ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को जो कि हो रही है डेली लाइफ में, हम उसको कितने आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे याद रखना, इधर रिएक्टेंट आते हैं, इधर प्रोडक्ट आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, रिएक्टेंट, इधर क्या रखेंगे, आरएचएस साइड हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में हम दिखाएंगे एरो। अब सुनो, हमारे पास अब देखते हैं कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला था मैग्नीशियम, क्यों ना हम उसको Mg लिख दें, ठीक है। ऑक्सीजन, क्यों ना हम उसको O2 लिख दें। क्लियर। क्या बन के आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन गया आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बोलते हैं हम, एक तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आई ना, वो क्या है, स्केलेटन बन के आया केमिकल इक्वेशन का। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको आगे बैलेंस करवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो एग्जाम्पल, आपके पास ये Mg है, ठीक है। क्या है आपके पास यहाँ पे, Mg। तो आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि एक Mg यहाँ पे भी और एक ही Mg यहाँ पे है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो O2, O कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे कितना है, 1। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर नहीं होता तो उसको हम आगे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जो मास है वो सेम रहेगा दोनों साइड सारे एटम्स का, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जितना भी जो टोटल मास है एलिमेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो या फिर प्रोडक्ट की साइड हो, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे वर्ड्स के अंदर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो सुनो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। सेम क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि भाई जब आपने पहले रिएक्ट करवाया ना उसको, मानो आपके पास मैग्नीशियम थे वहाँ पे 5, तो आगे जो प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास उसमें भी मैग्नीशियम कितने होने चाहिए, 5। किसी का भी लॉस नहीं करवाना, ठीक है। अब दूसरे आपके पास एक आती है वर्ड इक्वेशन, जिंक लिया, अभी जो पीछे रिएक्शन हो रही थी हमारे पास एक्टिविटी 1.2, ठीक है। और लिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसको मैं चाहती हूँ कि मैं सिंबल्स की फॉर्म में रखूँ, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन में बना के रखूँ। तो कैसे रखेंगे, Zn को जिंक लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट का यहाँ पे ZnSO4, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक दो। अब देखो यहाँ पे आपको देखना क्या है, आप ये देखो जिंक यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, यानी कि ये तो मेरा बैलेंस है, समझना। मतलब पहले आपको एक टेबल बना लेनी है, इधर एलिमेंट लिख लो कौन कौन से, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर लिखो रिएक्टेंट में कितने एटम है, इधर लिखो प्रोडक्ट में कितने एटम है। तो जिंक में तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन में मेरे क्या है, बैलेंस है। क्लियर। सल्फर देखो यहाँ पे भी कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है, सल्फर 1, ये भी मेरा क्या है, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो ये भी कितना है, 4, ये भी कितना है, 4, तो ये भी क्या है, मेरा बैलेंस ही है। क्लियर। अब देखो हमें ना एक तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम खुद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आयरन है जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बनाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर। अब इसमें देखो आप सोचने की बात है, आयरन कितने यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितना है, 3, ठीक है। तो पहले तो आप आयरन के लिए यहाँ पे लिख देना 3। फिर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है।
यानी कि अभी तक हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट में 4, यहाँ पे कितना है 1। तो अब इसको बनाने के लिए हम इसके आगे 4 लगाएंगे। तो अब देखो धीरे धीरे समझते हैं कैसे। सबसे पहले जो आपके पास जो रिएक्शन है उसको बॉक्स में डालने की कोशिश करो, यानी जैसी पहले जो चीज़ है ना उसको एक तरीके से डिफरेंट दिखाओ कि भाई पहले हमारे पास ये चीज़ें थी, बाद में उसको धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आयरन को बॉक्स में रख लो, पानी को रख लो, आयरन ऑक्साइड को बॉक्स में रखो, हाइड्रोजन को रखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया जितने भी एलिमेंट उनका अलग से डिब्बा बना लो। ठीक है, इधर रिएक्टेंट का, इधर प्रोडक्ट का। अब देखो आयरन हमारे पास यहाँ कितने थे, 1। यहाँ पे कितना आयरन मेरे पास, 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अभी तक बैलेंस है लेकिन आगे बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 1। यहाँ पे कितने हैं, 4। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ दिख रही है हमें, आयरन में फिलहाल तो और ऑक्सीजन में। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, हम ना ऑक्सीजन को उठा लेते हैं। पहले इन्होंने ऑक्सीजन का करके दिखाया, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। यहाँ पे कितना है, 4। तो सुनो, हमें इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसके आगे भी लिख देंगे 4। अब इसके 4 लिखने से क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे कितने हो गए, 4। यानी कि मैंने ऑक्सीजन को तो क्या कर दिया, बैलेंस। लेकिन एक चीज़ सोच के देखो, क्या मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस नहीं हो गया, 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन अब यहाँ कितने हो गए, 8, और यहाँ कितने हो गए, 2। जबकि पहले हाइड्रोजन क्या था, इधर भी 2 और उधर भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। तो अब कितने हो गए हाइड्रोजन, 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो भाई अब क्या करोगे आप, 4 2 जा 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या रख दो, 4 रख दो। तो देखो यहाँ पे पहले 4 लगा दिया आपने, दोबारा से यहाँ क्या रख दो, 4 कर दो। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। क्लियर, हमने बैलेंस कर दिया। अब लास्ट क्या बचता है, आयरन। आयरन को बहुत इजी है, क्या है भाई, इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, एक ही एफ ही था पहले, तो अब इसके आगे 3 लगा दो ना, सिंपल। ठीक है भाई, इनिशियल में क्या था हमारे पास, एक एफ ही था। यहाँ पे कितने थे आयरन, हमारे पास 3 थे। तो भाई बैलेंस करने के लिए हमने इधर 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई कि भाई हमें ना कम ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें उतनी ही चीज़ें चाहिए जितनी कि रिएक्टेंट में पहले थी। अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा बन गए तो रिएक्टेंट में ज़्यादा कर दो। समझ में आया। सो यहाँ पे हमें चीज़ें ध्यान रख के चलनी है। क्लियर, तो ये हमारे पास आई अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लास्ट में हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें बैलेंस हैं या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 Fe क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 2 जा 8 कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। अब ये जो रिएक्शन आई ना आपके पास, जो इक्वेशन बन के आई, ये काफ़ी हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस है। मतलब हमें ना पहले चेक करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि पहले हमें किसे लेना है, पहले हमें किसे लेना है। ठीक है, तो कोशिश करो कि लाइक यहाँ पे आयरन था, सबसे इजी था, तो पहले आयरन को बैलेंस कर दो, फिर नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना सीख जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हम सिंबल्स को लिख सकते हैं उनके फिजिकल स्टेट के अंदर। तो पहली जो रिएक्शन है इसको मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग लिखूँ। मतलब जो चीज़ सॉलिड है उस पर सॉलिड लिख दो, जो चीज़ लिक्विड है उस पर लिक्विड लिख दो, जो चीज़ एक्वस है उसको एक्वस लिख दो, जो चीज़, मतलब समझ में आ रहा है। यानी कि गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट, ये सारी आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। गैसेस को कैसे करोगे आप लोग, गैस में, लिक्विड को एल से, एक्वस को आप क्या करोगे, ए क्यू, और सॉलिड को एस से करोगे। तो देखो आयरन जो मेरे पास है वो होता है सॉलिड स्टेट में, पानी किस फॉर्म में होता है, स्टीम की फॉर्म में लेंगे, गैसियस फॉर्म में लेंगे। आयरन ऑक्साइड भी क्या बना, गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन भी किस में बना, गैसियस फॉर्म में। क्लियर, अब इससे हमें क्या समझ में आया कि मैंने यहाँ जो पानी यूज़ किया वो स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लिख के दी हैं। क्लियर, तो हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है, हम ज़्यादातर ऐसे नहीं कि भाई अगर बोल रहे हैं तो डालना ही पड़ेगा, अगर कंपल्शन होता है तो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इक्वेशन को विथ सिंबल्स, नहीं तो कोई ऐसी कुछ खास नीड नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक टेम्परेचर भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, कैटलिस्ट, तो वहाँ पे हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और रिएक्शन नंबर 1 में क्या बता रहे हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ आपने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया है। ठीक है, कितने प्रेशर पे, 340 ATM। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो किया है, तो कहीं कहीं पे हमें बताना भी पड़ेगा कि कहाँ पे हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे मैंने कितना प्रेशर रखा है, कितना मैंने वहाँ टेम्परेचर रखा है। ठीक है, तो क्या बन गया है, CH3OH, जो कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, दूसरी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही है,
आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी को मिक्स कर लिया, क्लोरोफिल की हेल्प से आपने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, क्या बन के आया आपके पास? ग्लूकोज, साथ में पानी और साथ में तुम्हारी ऑक्सीजन बन के आई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी इस पोर्शन में कंप्लीट किया है। इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।